कुछ मिस्टेक्स होती है जो नहीं करनी चाहिए। मैंने गलतियाँ की, मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हम्म, आप लोगों को नहीं करनी है। और क्यों मेरा 4 बार निकला, 2-3 बार फेल हुआ, तो वो बताने वाला हूँ। वाकई आजकल ये हो गया कि यूपीएससी का सबसे बड़ा कंपटीशन मैं आज भी ये मानता हूँ प्रीलिम्स एग्जाम है। जी। मेंस मेरे लिए नहीं था। मेंस जैसे मैंने 4 मेंस लेके 3 इंटर कॉल हो गए, इसका मतलब वो मेरे लिए कंपेटिटिव आसान था। प्रीलिम्स मेरे लिए बहुत टफ था। इसको मैं नाम दूंगा कि यूपीएससी का एक कोर एरिया है, यूपीएससी की एक थीम है। यूपीएससी की 80% क्वेश्चन उसी थीम से आते हैं। इस समय बच्चे सबसे ज़्यादा जो बिगनर्स हैं या जो बार बार प्रीलिम फेल हो रहे हैं, उनकी एक बड़ी मिस्टेक है। मैंने कई बार देखा है कि डिटेल्ड रोड मैप बताएंगे 2024 वालों के लिए कि इस 5 महीने में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसका पूरा जो मोटो होने वाला है, 2023 के जो पेपर हुए थे यूपीएससी के, इतना बड़ा बदलाव हुआ था, उन सबको ध्यान में रखते हुए और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व इस समय लोग कर रहे हैं, उन सबको समराइज करते हुए ये वीडियो होने वाली है। सर, सबसे पहले तो आपका अगेन स्वागत है। तो ये बात आपने सही की कि 2023 का जो पेपर आया था जी। वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। और इस वीडियो को हम ऐसा करके चलते हैं कि इसमें 5-6 जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ताकि जो एस्पिरेंट 2024 की दे रहे हैं उनको एक अच्छा वो रोड में मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन से। जैसे 2023 की पेपर की बात करें, पहला तो ऑब्जर्वेशन क्या है, आपका पैटर्न वहाँ पे बदलाव आया है। अचानक यूपीएससी ने जो युग्म वाले क्वेश्चन है उसकी रेंज बढ़ा दी है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि जो सीरियस एस्पिरेंट थे, जिन्होंने अपनी पहले के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर अपनी तैयारी की थी, उन्होंने अपने एक वहाँ से बहुत कुछ लर्निंग ली थी वहाँ से, तो उनका पेपर अच्छा हुआ था, बेकार पेपर नहीं हुआ था। तो इस बात को आप मानते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स हैं वो आपको बताते हैं आपके रेंज? आपकी इन बातों के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जानने की कोशिश करते हैं। आपने जैसे 2023 के क्वेश्चन में देखा होगा कि कितने क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके आसपास के इन्वायरमेंट से होते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, ये सरसों का फूल है ना, तो सबसे पहले तो हम क्या जानते हैं, आपने देखा कृषि के कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सी फसलें रबी की है, कौन सी खरीफ की है। आपने इस साल क्वेश्चन देखा, एक गिलेरी वाला क्वेश्चन था। गिलेरी आपके आसपास के इन्वायरमेंट में रहती है, गाँव में, शहरों में, सब जगह रहती है, कैसे वो घोंसला बनाती है। ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जिनकी बहुत बड़ी रेंज है, जो आपके ना केवल नेचुरल इन्वायरमेंट से बल्कि आपका जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, आपके साथ जैसे मुद्रास्फीति की बात करें, आपका खाना पीना, खाद्य सुरक्षा, यूपीएससी के क्वेश्चन की जो रेंज होती है वो प्रैक्टिकल आधारित रेंज ज़्यादा होती है। पीवाईक्यू में ज़्यादातर क्वेश्चन की भरमार ऐसे क्वेश्चनों की है। मैं एग्जांपल देके बता सकता हूँ। जैसे अभी मैं एग्जांपल देके, आप कृषि के कितने क्वेश्चन है जिसमें सामान्य क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी फसलें रबी में होती है, कौन सी खरीफ में होती है। तिलहन का क्वेश्चन कितनी बार है, जैसे आयात निर्यात वाला आता ही तिलहन का रहता आता है, क्योंकि जैसे हम लोग क्या करते हैं, तिलहन में पहले एमएसपी उतना नहीं था। एमएसपी पहले रबी की जो फसलें, जो आपका चावल और गेहूं है उस पर ज्यादा था। दाल भी तो रेंज आजकल आ गए, उनका न्यूट्रिशन, उससे मिट्टी को भी फायदा होता है। और आजकल का जो पैटर्न है वो इस टाइप का है कि आप किताबें पढ़ के सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। कट ऑफ कितनी नीचे चली गई, क्योंकि हम जानते हैं कि किताबों में वो चीजें नहीं लिखी है। ओके, हाँ, ठीक है सर, ये आपका पहला पॉइंट रहा। अब तक के एक्सपीरियंस के आधार पर सेकेंड और धमाकेदार पॉइंट क्या होने वाला है? बिल्कुल। अब ये बनेगा कैसे जी। आपका जो ऑब्जर्वेशन है, या आप ये चाहते हो कि आपका प्रीलिम्स में स्कोर अच्छा करे, आप तो ये कैसे बनेगा? तो इसके लिए आप एक ही आपके टेबल पर, ऐसा जैसे मैं करता हूँ कि एक तो आपके टेबल पर कोई 28 ईयर का, जो आजकल आता है 25-28 ईयर का प्रीवियस ईयर का पेपर आता है, वो रखने। दूसरा एक नया ट्रेंड वाला भी देख लेना, जो 8-10 सालों का पेपर आपके पास हो, सोल्व पेपर आपके टेबल पे होना चाहिए। अब उसमें से आप लगातार जब ये देखोगे ना कि किस थीम पर कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसको मैं नाम दूंगा कि यूपीएससी का एक कोर एरिया है, यूपीएससी की एक थीम है। यूपीएससी की 80% क्वेश्चन उसी थीम से आते हैं। जैसे हम इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट के अंदर 10 थीम या पिलर बनते हैं। जैसे बेसिक इन्वायरमेंट होता है, बेसिक इन्वायरमेंट में फूड जाल होता है, कैसे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, सहजीवी संबंध उनमें बनता है, उसके अंदर बहुत सारे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र होते हैं। तो कितने क्वेश्चन आपने प्रीमियम इन्वायरमेंट के देखे हैं जो बेसिक इन्वायरमेंट से आते हैं। अप्लाइड फॉर्म भी उसकी रहती है। सेकंड जो होता है कि इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इन्वायरमेंट से जुड़े हुए, आईयूसीएन है, यूएनईपी है, WWF है, और जो कन्वेंशन हो रहे हैं, इसको हम थीम पिलर नाम देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन और कन्वेंशन। जैसे अभी COP 28 हुआ है, तो COP 28 का आउटकम क्या निकल के आया है, उसमें कौन कौन से एग्रीमेंट वगैरह हुए हैं जिस पे साइन किए गए हैं, वो एग्रीमेंट बाध्यकारी है नहीं है, कितने देश उसमें शामिल थे, ये पिलर आता है। थर्ड पिलर बहुत बड़ा पिलर है, इंडिया के जितने भी इन्वायरमेंट के एक्ट एंड जो अभी चर्चा में रहे हैं नए संशोधन को लेकर, जैसे आप देखना WP है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, कितनी बार उसके क्वेश्चन आ चुके हैं। 1986 जो इन्वायरमेंट वाला एक्ट है, कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। इसी तरह से आप क्या करो, अपना थीम एनालिसिस कर लो, हर एक सब्जेक्ट का थीम एनालिसिस आप कर लो। मतलब थीम एनालिसिस करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो पढ़ाई का 80% टाइम जाएगा वो उस चीज़ पे जाएगा जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। हर यूपीएससी का ट्रेंड आज से नहीं है, पिछले 25 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे, ये ट्रेंड आपको बताएगा कि यूपीएससी के क्वेश्चन उसके इर्द गिर्द आते हैं। तो अच्छा पीवाईक्यू आपको क्या हेल्प करेगा, एक तो ये बताएगा कि थीम एनालिसिस क्या है, ट्रेंड क्या है,
बेटर एक्सप्लेनेशन आपको हेल्प करेगा, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं उसमें, उसको हैंडल करने में। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ पिछले 2 साल से मैं इतना कंटेंट बच्चों को दे चुका हूँ। कंटेंट सभी लोग आजकल फ्री में उपलब्ध रहता है, बच्चे कहीं से गेन कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों के साथ सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि प्री पास नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चैलेंज मेरे लिए भी एज ए स्टूडेंट मेरे लिए भी चैलेंज था कि वाकई आजकल ये हो गया कि यूपीएससी का सबसे बड़ा कंपटीशन मैं आज भी ये मानता हूँ प्रीलिम्स एग्जाम है। मेंस मेरे लिए नहीं था। मेंस जैसे मैंने 4 मेंस लेके 3 इंटर कॉल हो गए, इसका मतलब वो मेरे लिए कंपैरेटिव आसान था। प्रीलिम्स मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि मैंने भी कई बार ऐसा पढ़ता ही देखी है। हाँ, तो मेरा काम क्या है, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं उनका ये मानना था कि सर या तो हमें गाइड करो आप, कि या तो मेंटरशिप बेस लेके आओ आप। अब इतना समय मेरे पास नहीं था, क्योंकि मेरा लास्ट अटेम्प्ट खुद का भी है कि मैं चाहता हूँ कि इसमें अपना 100% उसमें दूँ। तो फिर मैंने उनकी समस्याओं को देखते हुए क्या किया, हमने लगभग 82 वीडियो रिकॉर्ड किए, जो प्रीलिम्स के 5 साल के पेपर है जीएस के, और उसमें 500 क्वेश्चन का हमने क्या किया, यही एनालिसिस के क्वेश्चन पर कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे टैकल करना है। अगर ना भी आए तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बाउंसर वाले जिनको बोलते हैं ना, तो उस बच्चे क्या करते हैं कि यार ये तो मैंने देखा नहीं, इसको स्किप करता हूँ, जबकि उसके अंदर कोई नहीं कोई ऐसा हिंट छुपा हुआ था कि यूपीएससी कभी नहीं चाहता कि आप रट के एग्जाम पास कर लो ना। बच्चे इसको ट्रिक्स और एलिमिनेशन बोलते हैं। नहीं, मैंने उसको किया सर, बहुत कारगर है वो। हाँ, आपने काफ़ी डिस्कशन किया था कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपने किया था। मुझे इस बारे में ये पता लगा, कम से कम एटलीस्ट आप सीरियस होकर उनको देख रहे हो वीडियो को, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और आपके लिए भी। और तो ये इसमें मैं बता रहा था कि बच्चों को एक ऐसा मतलब होना चाहिए गाइड करने वाला कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, हाउ टू सोल्व। बहुत सारे कई बार हम टेंशन में आ जाते हैं कि यार पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, वो सबके लिए इक्वल है। अब जैसे कई बच्चे इसको ट्रिक्स और एलिमिनेशन बोलते हैं, वो तब तक काम नहीं करती जब तक आपने पढ़ाई नहीं की है। ये आपकी हेल्प कब करेगा, ये जब हेल्प करेगा कि आप ना कट ऑफ से 5-10 नंबर दूर हो या 20 नंबर दूर हो, तो वो आपको स्कोर बढ़ा देगा आपका। ऐसा नहीं कि आप ना इस कोर्स पे विश्वास कर लोगे कि मैंने ये वीडियो देख लिया तो मेरा प्री हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ऐसे सोच के यहाँ पे कोई आ रहा है तो मत आना। मतलब ये उनके लिए जो सीरियस एस्पिरेंट है, जिनका ये लगता है कि यार मेरा कभी 1 नंबर से, कभी 5 नंबर से, कभी 10-20 नंबर से स्कोर इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, और मैं कैसे मतलब एटलीस्ट ये सीख जाऊँ कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे लेने। पढ़ा मैंने खूब है, अलग अलग कोचिंग करके सब कर रखा है, लेकिन फिर भी प्री नहीं निकल रहा है। ओके, थर्ड पिलर सर क्या होने वाला है? अब आता है, हमने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देखा, पीवाई की एनालिसिस देख लिया, थीम हमने देख ली, वो आपको बता देगा कि अब रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं। बिल्कुल। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई बुक पढ़ रहे हो, है ना, जैसे आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप स्टूडेंट खुद एक सीरियस एस्पिरेंट हो, आप यूपीएससी प्री एग्जाम में इन्वायरमेंट को वेटेज ज़्यादा दोगे या आर्ट एंड कल्चर को? सिंपल बात है, इन्वायरमेंट। क्यों दोगे? क्योंकि उसका रेंज मुझे पता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा आते हैं। हाँ। और मुझे लगता है कि वो जल्दी कवर किया जा सकता है, और उसका सिलेबस भी बिल्कुल कंसाइज लगता है। ये आपको कौन सिखा रहा है? पीवाईक्यू। बिल्कुल कि यार मुझे अपने किस समय किस चीज़ को ज़्यादा देना है और मेरे रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। अब बना इसके लिए आपने डिसाइड किया कि मुझे इन्वायरमेंट के लिए 1-2 स्टैंडर्ड बुक है, कुछ बेसिक एनसीईआरटी और 1-2 स्टैंडर्ड बुक शंकर आईएएस, दृष्टि आई चलती रहती है, इनमें से एक उठा ली, और 15 क्वेश्चन में से यदि 10 क्वेश्चन आपके उनमें से बन रहे हैं, 12 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो ठीक है। अब 3 क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गए, कि इंडियन बुक से आ गया या फलाना से आ गया, तो आप उसके पीछे थोड़ी भागोगे। हिस्ट्री में बच्चे गलती क्या करते हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक क्या फॉलो करते हैं हम, नॉर्मल करते हैं, स्पेक्ट्रम करते हो आप लोग, है ना, मैं भी वही करता हूँ, स्पेक्ट्रम या एनसीईआरटी वगैरह फॉलो करते हैं हम, ठीक है। और जैसे कोई क्वेश्चन एक अलग कोई बुक से आ गया, तो उसका मतलब ये थोड़ी हम केवल उसके एक क्वेश्चन के लिए वो किताब पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं करना है। मतलब इसका मतलब रिसोर्सेज आपके ना लिमिट उनमें होनी चाहिए ना, लिमिटेशन होना चाहिए। प्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज आपकी एनसीईआरटी किताबें, एनसीईआरटी का तोड़ नहीं है। बच्चे इसमें भी बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि वो कहीं से समरी कोचिंग वाले आजकल दे देते हैं, छोटी छोटी समरी वो पढ़ते हैं, उसकी वजह से उनके क्वेश्चन सही टैकल नहीं हो पाते हैं। रीजन बड़ा क्या है, यूपीएससी के क्वेश्चन देखना बिटवीन द लाइन, वो लाइनें पिक करता है वहाँ से, और साइड में जो बॉक्स बने होते हैं, जो मैप बने होते हैं, शब्दावलियाँ होती है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैंने तो डाटा दिखाया बच्चों को, किताबें दिखाई है कि यार आप क्यों ओरिजिनल किताबें नहीं पढ़ते हो, फ्री में उपलब्ध है, क्यों पैसा खर्च करना है आपको। तो मेरा ये मानना है कि पढ़ो। जैसे मैंने नोट्स बनाए, शॉर्ट्स एनसीईआरटी के बना रखे हैं, लेकिन मैं अभी फिर से वो एनसीईआरटी 5 बार पढ़ना पसंद करूंगा। नोट्स ठीक है, लास्ट टाइम रिवाइज के काम आएंगे, शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है, वो भी अपनी भूमिका उनकी भी, लेकिन किताबें पढ़ने का एक अलग मजा है। बहुत सारे आपने भी सुने होंगे कि आईआईटीएन या फिर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, उनके सी सेट में हार्ट टाइट हो गए इस बार के पेपर में। तो क्या आपको लगता है कि इस बार का जो सी सेट आने वाला है प्रीवियस ईयर से भी स्ट्रांग आने वाला है, या फिर यूपीएससी उसको और लाइट करने वाली है? बच्चों का इतना प्रोटेस्ट देख के क्या लगता है आपको, सी सेट के ऊपर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो हमारा 4th पॉइंट था, जो पिलर था, उस पर हम सी सेट को ही लेकर बात करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया, अच्छा ऑब्जर्वेशन आपका इसमें बताता है कि ये बात सही कि जैसे 2023 का पेपर था वो टफ है, और ये आज से टफ नहीं हुआ। आप 2018 से सी सेट का पेपर देखोगे, 18-19, तो ये किस तरफ जा रहा है, एकदम टफ पेपर की ओर जा रहा है। उसमें 2 कारण बड़े नजर आ रहे हैं। एक तो यूपीएससी का पेपर वास्तव में टफ हो रहा है, नो डाउट। दूसरा कारण है कि हम ये सोच के चलते हैं कि जो आपका सी सेट का पेपर है क्वालिफाइंग पेपर है, तो क्योंकि सिलेबस भी तो उसी हिसाब से उसका। हाँ,
मतलब क्वालिफाइंग पेपर है, जी। हम ये सोचते हैं कि 27 क्वेश्चन आराम से पास हो कर लेंगे जाएगा। हम, या तो इसको लाइटली लेते हैं या छोड़ देते हैं या लास्ट महीने में 5-10 दिन इसको देते हैं। तो वैसा अब नहीं होने वाला है। आपको सीसेट को भी, जैसे हम जीएस के 5 महीने लगाते हैं ना, सीसेट को भी 5 महीने लगाना पड़ेगा। यदि आप सीसेट पास करना चाहते हो तो आप प्रॉपर आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 5 महीने की। तो हाँ। डरना किससे, जीएस से या सी सेट से? नहीं, डरना तो दोनों से चाहिए। मतलब एक सीरियस एस्पिरेंट को दोनों चीज़ों से डरना है कि प्रीलिम्स किसी की कोई गारंटी नहीं देता कि आप कितना पढ़ने के बाद भी निकालोगे। हाँ, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, अपनी गलतियां दूर करते चले जाते हो तो आप नज़दीक पहुंच जाते हो उस चीज़ के। गारंटी किसी की नहीं कि कौन पास करेगा, लेकिन उन लोगों के ज़्यादा चांसेस है जो अच्छी मेहनत करते हैं, स्मार्ट टेक्निक अपनाते हैं, उनके ज़्यादा चांसेस है। ठीक है। तो 5वें पॉइंट में अगर आप समराइज करें चीज़ों को तो क्या बताना चाहेंगे? कुछ स्ट्रेटजी 5वें में रहने वाली है या फिर गलती बताने वाले हैं? बिल्कुल, 5वें पिलर में है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ मिस्टेक्स होती है जो नहीं करनी चाहिए। मैंने गलतियां की, मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, आप लोगों को नहीं करनी है। और क्यों मेरा 4 बार निकला, 2-3 बार फेल हुआ, तो वो बताने वाला हूँ। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम छोड़ते हैं कि पीवाई को भी देखते नहीं है। पहला पॉइंट है कि मैं कई बच्चों से, ऐसे बच्चों से मिला हूँ जो 3 बार फ्री दे चुके हैं। मैंने उनको पूछा कि आपने पीवाई को पढ़ा है? कि सर पीवाई को तो लास्ट 5 दिन में, 10 दिन में देखते थे, जो सबसे पहले देखा जाना चाहिए था। यानी आपका सबसे इंपॉर्टेंट गलती क्या है, पीवाई क्यों नहीं देखते हो, तो पीवाई को देखना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती है, रिवीजन नहीं करते हैं, नई रिसोर्सेज के पीछे भागते रहते हैं। जो आपने पढ़ा एटलीस्ट उसको 3 बार 4 बार रिवीजन करो, 5 बार रिवीजन करो। तीसरी गलती क्या होती है, रिसोर्सेज के पीछे भागते हैं। कि इस समय बच्चे सबसे ज़्यादा जो बिगनर्स हैं या जो बार बार प्रीम फेल हो रहे हैं, उनकी एक बड़ी मिस्टेक है। मैंने कई बार देखा है कि बच्चों के जब रूम में देखते हैं तो उनकी लाइब्रेरी बना रखी है उन्होंने, उतनी किताबों की नीड नहीं है। आप अपने आसपास वही किताबें रखो, ठीक है। जैसे मेरे रूम में भी हालांकि किताबें, लेकिन मुझे पढ़ाई जो पढ़ाता हूँ बच्चों को, उसके चक्कर में मुझे कुछ संदर्भ किताबें चाहिए। अदरवाइज मैं एज ए स्टूडेंट अपनी बात करूँ तो मेरे एक बैग में किताबें आ जानी चाहिए, इतना ही होना चाहिए मेरे पास। ऐसा नहीं कि किताबों का भंडार लगा रखा है, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। ओके, तो ये सारे 5 पिलर आपके रहे जो कि प्रीलिम्स में 5 महीने में करना है। हाँ। मैं एक चीज़ डायरेक्ट आपसे पूछूं कि 5 महीने रह गए हैं 24 के लिए, कौन से ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको इस प्रीलिम्स को छोड़ देना चाहिए? देखो, मतलब आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो और आपको लगता है कि आपकी ठीक ठाक तैयारी है। मतलब ठीक ठाक का मतलब है कि जैसे आपने 2024 टारगेट किया था, तो पहले आपने 6 महीने की स्ट्रेटेजी बनाई होगी कि आपने मेंस का अपना प्रिपेयर किया होगा, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट भी तैयार किया होगा। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया, आप ये सोचते हो मुझे डायरेक्ट प्री की तैयारी करनी है, आपने मेंस का तो बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया है। मेंस का ना आपने जीएस के 4 पेपर तैयार किए हैं, ना आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार किया है, बिल्कुल जीरो है आपका ना, तो उनको तो मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए। मैं मेजॉरिटी का एक प्रॉब्लम बताता हूँ आपको। जो ये सिचुएशन है, जो 2024 की तैयारी कर रहा है, लगभग ऑप्शनल 1 बार वो टचअप दे चुके हैं। मैं एक एस्पिरेंट टारगेट कर रहा हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल सब्जेक्ट उनका कंप्लीट है। पेपर 4 या फिर आपका ये जो निबंध वाला है, इसमें से एक आग अगर रेडी है, ठीक है, उसको देना चाहिए नहीं? बिल्कुल उनको देना चाहिए। उसके पीछे एक कहानी ये है कि जैसे आगे जो 5 महीने हैं उसके अंदर आपका GS 1 to 3 जो है वो प्री के साथ और कनेक्ट होता है, या और लेब आप जानते हो सिलेबस सेम है, तो वो मैनेज हो सकता है। और एक बार आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो उस दौरान आप इनको हैंडल कर सकते हो, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है उसमें। जब तक आप है ना वो मनोवर्ती ये रखोगे कि नहीं मेरा तो प्रिपेयर नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होके अगले साल दूंगा या दूंगी, तो वो कभी नहीं आएगा आपका। ओके, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वैल्यूएबल लगी होगी। सो अगली वीडियो किस पे चाहिए और आपकी प्रीलिम्स की कितनी तैयारी हो चुकी है, कौन से पेपर आपने रेडी कर चुके हैं, कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो किस पे चाहिए सर की, वो भी कमेंट करें। जहाँ रहे सुरक्षित रहे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड थैंक यू सर। बिल्कुल, आप सबको भी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहना।